और जय महाकाल। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए आप सभी कैसे हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, राजेंद्र है। चलिए, राजेंद्र भाई ने ही इतनी कमेंट मार दी है कि किसी और का नाम ही नहीं आने दे रहे हैं। बाकी गज्जू है, मनीषा है, आ जाइए सभी फटाफट, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम कहां पर थे एक बार मुझे ये भी बता देंगे ताकि हम आगे के डिस्कशन को कर सकें। ठीक है, प्रियंका, शिखा, अमिता, राहुल, विवेक, शैलेंद्र, फटाफट आ जाइए सभी हैं। देखिए, हम बात करें किसको लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, और केमिस्ट्री में हम देख रहे थे किसको, निखिल मेरे भाई आज मैसेज कर देना, मैं कर लूंगा रिक्वेस्ट। आप हाई भेजती हो, मैं हाई का क्या करूंगा, है ना। चलिए, पदार्थों को अलग करने की हम विधि को लेकर बात कर रहे थे, और ये कौन सी विधि थी जिसको हमने अलग कर दिया था? आसवन विधि थी। जी हाँ, आसवन विधि को हम समझ चुके थे लास्ट टाइम। अब उसके आगे का डिस्कशन करेंगे, है ना। उसके आगे के डिस्कशन को हम करेंगे, फटाफट से नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। वो है हमारे पास कौन सा? वो है हमारे पास त्रिभाजी आसवन। कौन सा है? वो है हमारे पास त्रिभाजी आसवन। हेडिंग डालेंगे त्रिभाजी आसवन। त्रिभाजी आसवन, अगर हम त्रिभाजी आसवन को लेकर बात करें, देखिए आसवन में हमने क्या समझा था, आसवन में हमने किस चीज को लेकर डिस्कशन किया था? हम आसवन की विधि में दो द्रवों को अलग कर रहे थे, हाँ या ना। ठीक, हम दो द्रवों को अलग कर रहे थे। जब दो द्रवों को हम अलग कर रहे थे तो मैंने कहा था ऐसे द्रव जिनका बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा का अंतर होता है तब हम आसवन विधि का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे जब आप द्रवों में कम का अंतर हो, है ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम का अंतर हो, तब हम किसका यूज करेंगे? प्रभाजी आसवन का यूज करेंगे। ठीक है, किसका? प्रभाजी आसवन का यूज करेंगे। तो आप एक बार लिखेंगे, जब दो द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में, जब दो द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में कम अंतर होता है, कम अंतर होता है, तब प्रभाजी आसवन का, प्रभाजी आसवन विधि का यूज किया जाता है। आसवन विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए चीजों को समझिएगा, मैंने यहां पर एक प्रभाजी आसवन का एग्जाम्पल लिया है ना। प्रभाजी आसवन का एग्जाम्पल लिया है जिसमें क्या है, जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें अलग हो रही हैं। जैसे मैं अगर आपसे ये कहने लगूं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग हमारे पास, देखिए कोई गैस है, हमने कोई गैस डाली, उस पर हमारे पास केरोसिन अलग हो रहा है, डीजल अलग अलग हो रहा है ना, फ्यूल ऑयल अलग हो रहा है, लुब्रिकेंट अलग हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें अलग हो रही हैं। अगर मैं कहूं इसके एग्जाम्पल को लेकर, तो कभी कभी नहीं, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हम पेट्रोलियम से डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, है ना, इसके अलावा लुब्रिकेंट यानी तारकोल वगैरह, ये किस विधि से अलग करते हैं? वो हमारे पास प्रभाजी आसवन, क्योंकि इनके अलग होने में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का अंतर होता है, तब प्रभाजी आसवन यानी का यूज किया जाता है ना। चलिए एक मिनट रुकिएगा। अब चल जाएगी वीडियो। अब 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चल जाएगी। अब बताइएगा जब चल जाए, है ना, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अब चल जाएगी, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, है ना, हल्की सी। अब ठीक हो गई होगी, एक बार मुझे बता देना कमेंट करके, है ना।
फटाफट से कमेंट करके बता देंगे अब ठीक है या नहीं है। अब ठीक होगी, बफरिंग नहीं कर रही होगी, अब ठीक होगी। एक बार मुझे अब बता दीजिए अब ठीक है या नहीं है। अब ठीक है ना, चीजें अब क्लियर है। हाँ अब ठीक है, अब नहीं होगी, है ना, वो दिक्कत थी थोड़ी सी। चलिए देखिए, मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको त्रिभाजीय आसवन पढ़ा रहा था। मैंने कहा था, जब मैंने आसवन आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था हम दो द्रवों को अलग करते हैं जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का अंतर हो। बहुत आसानी से हम अलग कर लेते हैं। लेकिन जब दो द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में कम का अंतर हो, बहुत कम का डिफरेंस हो, तब हम प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। प्रभाजी आसवन में किसी भी दो द्रवों के, दो द्रव, तीन द्रव, चार द्रव, पांच द्रव, छह द्रव, कितने भी द्रव हो, यानी दो या दो से अधिक द्रव जो होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम का अंतर हो, कम, जैसे कोई 150 पर हो रहा है, दूसरा 170 पर, तीसरा 180 पर, इस तरीके के कम कम हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है, तब प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पेट्रोलियम से पेट्रोल का अलग होना, डीजल का अलग होना, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन का अलग होना, इसके अलावा लुब्रिकेंट का अलग होना, मोम का अलग होना, इसके अलावा हम बात करें तारकोल का अलग होना। ये सारे के सारे किससे अलग होते हैं? पेट्रोलियम से, है ना। तो आपसे पूछता है पेट्रोलियम से अलग अलग चीजों को प्राप्त करने के लिए, अलग अलग चीजें मतलब पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इनको अलग अलग करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है? वो हमारे पास प्रभाजी आसवन विधि, है ना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, है ना, क्वथनांक। चलिए, तो आप लिखेंगे इसके लिए हम बॉइल किसका यूज करते हैं? प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। आप एक एग्जांपल लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे हम पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, डीजल, है ना, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल आदि को अलग, आदि को प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, द्वारा अलग करते हैं, अलग करते हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, फटाफट से इसे नोट करिए। था प्रभाजी आसवन मेथड। कौन सा था? प्रभाजी आसवन मेथड था ये वाला, है ना, प्रभाजी आसवन। यहां तक की चीजें क्लियर एक बार कर देंगे थम्स अप। फिर उसके बाद हम अगले मेथड को समझेंगे जो कि हमारा लास्ट मेथड पड़ता है, जिसे कहते हैं पृथक्कीकरण कीप, है ना। यानी हमारे पास सेपरेशन फनल मेथड क्या है, इसे नोट करिए फिर बताइए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये बहुत सिंपल मेथड है ना। इनसे क्वेश्चन बनने के तरीके क्या होते हैं? देखिए, इनसे क्वेश्चन बनने के तरीके ये होते हैं, आपसे पूछेगा दो द्रवों को अलग तो करना है, दो द्रव के तो हमने दो तीन मेथड पढ़ लिए, लेकिन आपसे कहेगा जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का अंतर हो, बहुत कम का अंतर हो, तब किस मेथड का यूज करते हैं? तब आप कहेंगे तब है प्रभाजी आसवन। इसका एग्जाम्पल एक पूछ लेगा, कौन सा एग्जाम्पल है? पेट्रोलियम से अलग अलग उत्पादों को अलग करना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इनको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन मेथड का यूज करते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। एक बार नोट करिए, फिर आगे क्यों बढ़ेंगे। चलिए, यहां तक उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अगला डालिएगा सेपरेशन फनल, पृथक्कीकरण कीप। सेपरेशन फनल, देखिए इसको लेकर बात करें, इसमें भी दो द्रवों को अलग किया जाता है। बड़े गौर से चीजों को समझिएगा, इसमें भी दो द्रवों को ही अलग किया जाएगा, लेकिन ऐसे दो द्रव जो आपस में अघुलनशील हों, जो आपस में घुले ना। जैसे मैं आपसे कहूं पानी में मिट्टी का तेल मिला दो, है ना, पानी में आप पानी में तेल मिला दो, है ना, पानी में डाल्डा मिला दो, क्या ये मिल सकते हैं? कभी नहीं घुल सकते, है ना। जैसे मैं मस्टर्ड ऑयल को पानी में मिला दो, घुल पाएगा? कभी नहीं घुल पाएगा। लेकिन मैं आपको अलग करने के लिए कहता हूं कि आप उसे हाथ से अलग कर लोगे क्या? चुन के अलग कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं? वो है हमारे पास
सेपरेशन फनल, पृथक्कीकरण कीप। इसमें होता क्या है, देखिए एक चीज समझिएगा, पृथक्कीकरण कीप में मैं आपको एक जूम करके दिखाऊंगा, आप चीजों को समझिएगा। देखिए हमारे पास ये पृथक्कीकरण कीप है, मुझे बताइए जिसका हमारे पास घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे की ओर बैठेगा, और जिसका घनत्व ऊपर होगा, ऊंचा होगा, वो हमारे पास, देखिए जिसका घनत्व ज्यादा वो नीचे बैठेगा, भारी होगा, और जिसका कम होगा वो ऊपर रहेगा। जैसे मैंने दो चीजें ले ली, मैंने एक पानी ले लिया, एक केरोसिन तेल ले लिया, है ना। अब मुझे पता है पानी का जो कह सकते हैं डेंसिटी है ना, वो केरोसिन से ज्यादा है, तो इसका मतलब पानी नीचे होगा, केरोसिन ऊपर होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये घुलनशील है। अब क्या होगा, मैं यहां से कीप को खोल दूंगा, और जैसे जैसे पानी, जो पानी की अलग अलग परतें होंगी ना, पानी की अलग, केरोसिन की अलग, मैं पानी को अलग कर दूंगा, इस कीप को बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं केरोसिन को अलग बॉक्स में ले लूंगा, तो दोनों अलग हो गए ना, पानी भी अलग हो गया, केरोसिन तेल भी अलग हो गया। तो इसका मतलब हम, ठीक है ना, इसका मतलब हम दो द्रव, ऐसे दो द्रव जो आपस में अघुलनशील हो, जो आपस में घुले ना, उनके लिए हम सेपरेशन फनल का यूज करते हैं। पहले एक को अलग कर लेंगे, फिर फनल को बंद कर देंगे, दूसरा बॉक्स लगाएंगे, फिर दूसरे को अलग कर लेंगे, हो गए दोनों अलग। सिंपल सा बात थी, नो दिक्कत नो समस्या। तो आप लिखेंगे सेपरेशन फनल का यूज, आप लिखेंगे दो द्रव, दो द्रवों को अलग करने में, अलग करने के लिए सेपरेशन फनल का यूज किया जाता है, सेपरेशन फनल का यूज किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, आप लिखेंगे कैसे द्रव है, आप लिखेंगे इसमें ऐसे दो द्रवों को लिया जाता है, ऐसे दो द्रवों को लिया जाता है, जाता है, जो आपस में, जो आपस में घुलते नहीं है, आपस में घुलते नहीं है, नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। एग्जाम्पल में लिखिएगा जैसे पानी व, पानी व तेल के मिश्रण को, तेल के मिक्सचर को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए सेपरेशन फनल का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं आई होगी। तो अब तक जो हमने सारे के सारे मेथड पढ़े वो किसको लेकर थे, मिक्सचर को अलग करने के मेथड थे, है ना। तो हमने आज दूसरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। एक बार मुझे फटाफट से बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत समस्या रही हो सेकंड चैप्टर तक, तो वो मुझे बताइए। अब इसके बाद हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, जिसे कहेंगे हम एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत, है ना। तो पहले इसे आप नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद डालेंगे एटॉमिक थ्योरी को लेकर बात करेंगे। यहां तक कोई भी परेशानी है, क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए, वरना जब हम एटॉमिक थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे तो एटॉमिक थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद मिक्सचर वाले क्वेश्चन साथ के साथ एटॉमिक थ्योरी के क्वेश्चन दोनों को साथ में लगाएंगे एक क्लास में, है ना। तब तक आप दोनों चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कल हमारा, कल यानी, हाँ कल आपकी क्लास होगी 12 बजे से, तो कल हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी एटॉमिक थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, और हम मंडे को इसके क्वेश्चन लगाएंगे दो चैप्टरों के। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, एक बार नोट करिए वरना। बहुत जल्दी बता दिया करो, नोट हो गया है नहीं हो गया है, जिंदे हो क्या है, सो गए हो, लेट गए हो, बिखर गए हो, फैल गए हो बेड पर, क्या हुआ है।
अच्छा, डन है यहां तक की चीजें, आगे की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। परमाणु सिद्धांत। सिद्धांत, इसको लेकर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं उसको लेकर डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, परमाणु सिद्धांत हमें अलग अलग देखने को मिले, जैसे महर्षि कणाद ने दिया, इसके अलावा डॉल्टन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, नील्स बोर ने दिया, थॉमसन ने दिया। इन सबसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई, वो थे महर्षि कणाद। ठीक है, हमारे दर्शन शास्त्र में 5 मूल तत्वों को माना गया है, जिन्हें पंच तत्व कहा गया है। कौन कौन से? अग्नि है ना, इसके अलावा अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है। ये 5 तत्व हमारे माने गए हैं हमारे दर्शन शास्त्र के अनुसार। लेकिन एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था महर्षि कणाद, इसने अपने वैशेषिक दर्शन में, है ना, वैशेषिक दर्शन में 5 में से 4 मूल तत्वों को माना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से महर्षि कणाद ने कौन से मूल तत्व को नहीं माना है, तो इसने आकाश नामक मूल तत्व को नहीं माना है। कौन कौन से माने हैं 4 मूल तत्व? अग्नि है, वायु है, जल है, इसके अलावा आकाश जल है और पृथ्वी है। इन 4 मूल तत्वों को माना है महर्षि कणाद ने। बाकी टोटल कितने मूल तत्व हैं? 5 हैं। 5 मूल तत्व टोटल कौन कौन से हैं? 4 तो यही महर्षि कणाद वाले, और एक हमारा पृथ्वी, एक हमारा आकाश है ना, एक हमारा आकाश है। हाँ, कल दिन में क्लास होगा 12 बजे से। क्लास होगा नहीं, क्लास होगी होती है ना। होगा का मतलब क्या है? स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना दोगे, जेंडर इनका चेंज कर दोगे, इनकी शादी में दिक्कत पड़ेगी, है ना। जब इन्हें लड़की वाले देखने आएंगे क्लास को, तो क्लास कहेगी मैं तो हो गई थी, लेकिन आपने उसे हो गया बना दिया। फिर उसकी शादी जो है वो लड़की से करानी पड़ेगी। चलिए, फिर लड़की लड़की की शादी हो जाएगी। चलिए, एक कुछ लिखिएगा। सबसे पहले सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना, परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना महर्षि कणाद के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? महर्षि कणाद के द्वारा दी गई। के द्वारा दी गई। पहला क्वेश्चन तो ये बना, आप लिखेंगे एक पॉइंट बनाकर, भारतीय दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शन शास्त्र में 5 मूल तत्व माने गए हैं। 5 मूल तत्व माने गए हैं। कौन कौन से 5 मूल तत्व हैं? आप लिखेंगे 5 मूल तत्व हैं हमारे पास। आकाश, सबसे पहले लिखिए अग्नि, वायु, वायु, जल, जल, पृथ्वी और आकाश, और आकाश। ये हमारे पास क्या है? 5 मूल तत्व है। ठीक है, इसके अलावा हम एक नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे, महर्षि कणाद ने केवल 4 मूल तत्वों को माना है। तत्वों को माना है। कौन कौन से 4 मूल तत्व हैं? आप लिखेंगे इनके द्वारा माने गए 4 मूल तत्व हैं हमारे पास, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। आप एक नोट में बनाकर लिख लेंगे यहां पर एक छोटा सा पॉइंट, महर्षि कणाद ने आकाश को मूल तत्व नहीं माना है। आकाश को क्या नहीं माना? मूल तत्व नहीं माना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्या पॉइंट बनता है वो समझिएगा। महर्षि कर्नाद की आखिरकार थ्योरी क्या है? महर्षि कर्नाद ने किस प्रकार परमाणु को मतलब परिभाषित किया है? क्वेश्चन ये बनेगा। देखिए उन्होंने कहा है, जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाते हैं, लगातार विभाजित करते जाते हैं, लगातार विभाजित करते जाते हैं, लगातार विभाजित करते जाते हैं, तो उसकी एक ऐसी स्टेट आती है, ऐसी अवस्था आती है जिसमें वो विभाजित होना बंद हो जाता है। उसी को कहा जाता है परम अणु, परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत देने का काम किसने किया था? महर्षि कर्नाद ने किया था। परिभाषा आप याद रखेंगे, आप लिखेंगे महर्षि कर्नाद की परिभाषा। महर्षि कर्नाद की परिभाषा। परिभाषा क्या है? अच्छा, आप कहेंगे सर ये भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं, और ऐसे पूछा जाएगा, किसने कहा था कि हम किसी भी पदार्थ को जब विभाजित करते जाते हैं, विभाजित करते जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेट आती है कि उसके बाद वो कण विभाजित होना बंद हो जाता है। वो सबसे छोटा कण कहलाता है, जिसे परम अणु यानी परमाणु कहते हैं। वहां डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन सब आंसर मार रहे होगे, महर्षि कर्नाद नहीं दे रहे होगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप लिखेंगे इनके अनुसार, इन्होंने कहा था, ऐसे लिखेंगे, इन्होंने कहा था कि जब किसी पदार्थ को लगातार लगातार विभाजित करते जाते हैं, लगातार विभाजित करते जाते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसके बाद वह विभाजित होना बंद हो जाता है। विभाजित होना बंद हो जाता है, और इसे ही पदार्थ का परम अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम अणु कहा जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था महर्षि कर्नाद ने, कहा जाता है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट और बना के लिख लेंगे। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत, परमाणु की संकल्पना भारतीय दर्शन शास्त्र में देखने को मिलती है। ठीक है, सिंपल है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था महर्षि कर्नाद को लेकर। तो परमाणु की संकल्पना में अगर पहली थ्योरी क्लियर है महर्षि कर्नाद की, तो एक बार मुझे बताएंगे। सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे, उसके बाद दूसरे पॉइंट को नोट करेंगे। ये पहली थ्योरी रही, है ना, ये पहली थ्योरी रही। और दूसरी थ्योरी हमारे पास किसकी आती है? वो है डॉल्टन की दूसरी थ्योरी आती है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। पहले इसे करिए। भैया परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से परमाणु नहीं बनते हैं, है ना। अच्छा, नोटेड है। आगे इसे नोट करिए एक बार। हाँ सिराज मेरे भाई, पूछिए, बहुत जल्दी पूछिए, क्या डाउट है? ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा का पूरा, है ना। 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लाइन टू लाइन आपको वर्ड देखने को मिलेंगे 6th 7th 8th की एनसीईआरटी में, और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा।
हेलो सर का टाइम नहीं होता है जिंदगी में। हेलो सर, हाय सर। एसआई भी क्लियर हो जाएगा, यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल रहे होंगे, वो कौन सा मेथड है? वो है हमारे पास, आप डालेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए, हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लेकर बात करें, सबसे पहली चीज डाल्टन ने यह कहा, देखिए, अब तक महर्षि करार ने यह कहा था कि परमाणु के बाद कोई भी विभाजन नहीं हो सकता है। लेकिन 1803 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने एक अपना अलग सिद्धांत दिया। देखिए, यह था दर्शन के आधार पर। किसके आधार पर था? दर्शन के आधार पर था, महर्षि कणाद का। लेकिन एक वैज्ञानिक थ्योरी है ना, एक मॉडर्न थ्योरी किसके द्वारा दी गई? वो थे डाल्टन। डाल्टन ने ये कहा, भैया परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। तो किसमें विभाजित किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें डिवाइड किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे, किसने सबसे पहले बताया कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है? डाल्टन ने बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये कहा कि परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन उनके आगे चलकर यही जो शब्द है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने। कहने का मतलब समझे आप? जैसे मैं आज आपका नाम कालू रख दूं, आगे चलकर यही कालू नाम फेमस हो जाए किसी वैज्ञानिक के नाम से। समझे आप? तो इन्होंने कहा था कि परमाणु को भी डिवाइड किया जा सकता है ना? ठीक, डिवाइड किया जा सकता है। तो आप एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, 1803 में 1803 में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थ्योरी डाल्टन के द्वारा दी गई। डाल्टन के द्वारा दी गई। ठीक है ना? आप लिखेंगे, इनके इनके सिद्धांत के निम्न बिंदु थे। निम्न बिंदु थे। कौन कौन से बिंदु थे? आप देखिए, पहला पॉइंट बनाकर लिखिएगा। आप लिखेंगे, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, इन्होंने कहा था। आप लिखेंगे, परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। में विभाजित किया जा सकता है। किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इसे डिवाइड किया जा सकता है। एक तो सिंपल चीज ये रही। दूसरा दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि भाई, जो देखिए, मेरे पास एक पदार्थ है ना, पदार्थ है, ये किससे मिलकर बना है? आपने कहा सर ये एटम से मिलकर बना है ना? तो इसमें छोटे छोटे एटम्स होंगे। अरे हाँ या ना? मुझे बताइए, हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए। ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा कोई भी पदार्थ, है ना? कोई भी पदार्थ छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। अब जो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, इन्होंने कहा कोई पदार्थ छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है, सभी एटम का आकार, है ना, इनके गुण, क्या हुआ? हाँ, चलिए, इन्होंने कहा कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है और एक ही पदार्थ के परमाणुओं का, है ना, सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है।
समझे आप? यानी इसका आकार भी सेम होगा, इसका आकार भी इसके बराबर होगा, इसका आकार भी इसके बराबर होगा, इसका द्रव्यमान इसके बराबर होगा, इसका भी द्रव्यमान इसके बराबर होगा, इसका भी द्रव्यमान इसके बराबर होगा। इसके अलावा जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, वो भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, वो सारी की केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। ऐसा कहना था डाल्टन का। तो आप एक बार लिखेंगे, सेकंड पॉइंट बनाकर लिखेंगे इसी में, मेरे साथ इस चीज को लिखते हुए चलेंगे। क्या बनेगा सेकंड पॉइंट? आप लिखेंगे, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा कि पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है उन सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। यह हुआ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है ना? यह हुआ परमाणु सिद्धांत। तो हम एक्स को लेकर बात करें, परमाणु सिद्धांत को लेकर, केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है। महर्षि कर्णाद के बाद एक व्यक्ति आए 1803 में, जिन्होंने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी और इन्होंने कहा भैया परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने यह कहा कि परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है? वो थे डाल्टन। इन्होंने कहा कि भैया परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। इसके साथ साथ कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उनके आकार, यानी सभी के सभी परमाणु एक आकार के होंगे, एक पदार्थ के। इसके अलावा उनका द्रव्यमान समान होगा, इक्वल होगा। इसके अलावा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सभी की सेम होगी, तब एक पदार्थ पर्टिकुलर बनेगा। ऐसा कहना था किसका? डाल्टन का। अरे हाँ या ना, मुझे बताइए, यहां तक की चीजें क्लियर है या नहीं है? ये हमारे पास हुआ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अच्छा, यहां पर 3 वर्ड आए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए? नहीं, आपने बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन, एक डालेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मुझे फटाफट से इनकी खोज बताइए। सबसे पहले खोज है ना, खोज बताइए। इनकी खोज किसने की है? डिस्कवर इन्हें किसने किया है? डिस्कवर, खोज। इनका मुझे द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान। और इन पर मुझे चार्ज बताइए, इन पर कितना, किस पर कितना चार्ज है। तीनों के बारे में मुझे फटाफट से बता देंगे, तब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। हाँ, डिवाइडेड भी है एटम। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं, मुझे पता है आपको कहां दिक्कत आई होगी। मैंने आपको एक बार भी पिछली क्लास में बताया होगा, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी कर्णाद की थ्योरी के आधार पर यह पूछ लिया जाता है कि अणु और परमाणु में किसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, महर्षि कर्णाद के अनुसार, या फिर नॉर्मली आपसे पूछ लेगा। तो जहां पर यह पूछ रहा है किसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब उसने महर्षि कर्णाद को छुपाए हुए क्वेश्चन में। तो डायरेक्टली आप आंसर कर रहे होंगे परमाणु को नहीं डिवाइड किया जा सकता, लेकिन वहीं पर पूछेगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है ना। तो मुझे एक बार इनकी खोज बताते हुए चलेंगे। सबसे पहला था इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? थॉमसन के द्वारा की गई थी कि नहीं? एक बार मुझे बताते हुए चलेंगे। जे थॉमसन लिख दो, थॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, सही रहेगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। प्रोटॉन को लेकर बात करें तो प्रोटॉन जो है ये चैडविक के द्वारा या फिर गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया, गोल्डस्टीन। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं न्यूट्रॉन को लेकर तो न्यूट्रॉन चैडविक के द्वारा खोजा गया। तो ये तो हुई हमारी खोज। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की चैडविक ने खोज की। ठीक है। उसके बाद आता है द्रव्यमान यानी मास को लेकर। अगर मैं मास को लेकर बात करूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, तो देखिए एक पॉइंट बनता मास को लेकर। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास।
किसका? इलेक्ट्रॉन का मास। वहीं मैं प्रोटॉन को लेकर बात करने लगूं, प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। ये किसका होता है? ये होता है प्रोटॉन का। वहीं मैं न्यूट्रॉन को लेकर बात करने लगूं तो 1.674 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। ये किसका होता है? ये होता है हमारे पास न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, तो ये हमारे पास खोज और मास हो गई। तीसरा पॉइंट आता है चार्ज को लेकर। तो सिंपल है, चार्ज आपसे पूछे तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ना? इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम। ये किस पर होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन पर। वहीं मैं प्रोटॉन को लेकर बात करूं तो पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम। ये पॉजिटिव में होता है। अगर मैं आपसे कहने लगूं न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, तो नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, नो चार्ज। न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है। आपसे पूछेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, द्रव्यमान और चार्ज, इनको लेकर भी पूछेंगे। अच्छा, एक पॉइंट आ रहा है किसको लेकर? प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। देखिए, प्रोटॉन खोजा गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। इसका नाम प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया था, है ना? नाम रदरफोर्ड ने रखा था, खोजा गोल्डस्टीन के द्वारा गया था। नोट करिए फटाफट इन सारी चीजों को। प्रोट पीडीएफ नहीं मिलेगी क्या? पीडीएफ के संग मैं भी आऊंगा, तब मैं दे पाऊंगा पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ के साथ मुझे भी साथ मिलोगे। मैं कहां रहूंगा अकेला? मुझे एक चीज बताइए, मैं अकेला रह जाऊंगा अगर आप मुझे नहीं लोगे गोद। तो पीडीएफ के साथ मैं आऊंगा, तब मैं पीडीएफ दे पाऊंगा। अजीत मेरे भाई, अगर मंजूर है तब बताइएगा। यहां तक की चीजों में अगर दिक्कत, समस्या है, तो मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं। एटॉमिक, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई 1803 में डाल्टन के द्वारा। उन्होंने ये कहा परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। एक पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उनका आकार, उनका द्रव्यमान और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं सभी परमाणुओं की। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लेकर बात करें, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक ने खोजा। वहीं बात करें द्रव्यमान को लेकर, 9.1 इंटू 10 to the power -31 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन का जो होता है 1.7672 इंटू 10 to the power -27 जो होता है वो किसका होता है? वो हमारे पास प्रोटॉन का होता है। न्यूट्रॉन को लेकर बात करें, 1.674 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम जो है वो न्यूट्रॉन का होता है। वहीं हम बात करें चार्ज को लेकर, तो -1.6 इंटू 10 to the power -19 जो है हमारे पास वो कूलाम का कूलाम जो है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। प्लस में जो है वो किसका होता है? प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन जो है वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। मुझे एक चीज बताइए, मैं अगर ये कहने लगूं, मुझे ये बात बताइए, भार के आधार पर, सबसे भारी के आधार पर इनका क्रम सजाइए, कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर या ज्यादा से कम की ओर, कोई भी सजा दीजिए। सबसे भारी कौन है, सब उससे हल्का, और सबसे हल्का कौन है, ये मुझे बता दीजिए। आप कहें सर देखिए सब पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये तो सबसे हल्का हुआ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? माइनस के 31 चार्ज है, इसका मतलब ये तो सबसे हल्का हुआ। ये दोनों सेम है, लेकिन इनकी डिजिट देखिएगा, 1.672 और 1.674। इसका मतलब इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? वो ज्यादा भारी है। आप लिखेंगे भार के आधार पर, भार, है ना? तो भार यानी वेट के आधार पर न्यूट्रॉन सबसे भारी है, उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे कम भारी जो है वो इलेक्ट्रॉन है। वीडियो चल रही है प्रॉपर तरीके से, क्या दिक्कत आ रही है? वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? एक बार मुझे बताएंगे, यहां तक की चीजें क्लियर है? फिर अगले मेथड को लेकर बात करेंगे, अगले सिद्धांत को लेकर बात करेंगे। फटाफट से यहां तक बताइए, चीजें क्लियर है कि नहीं?
तो चल रहा है ना वीडियो। कभी कभी नेट का थोड़ा सा इशू है, मैं आपको पता हूँ, मैं घर से क्लास ले रहा हूँ तो नेट का थोड़ा सा इशू यहाँ पर हल्का सा कभी कभी हो जाता है ना, हल्की सी बफरिंग हो जाती है। तो अब चीजें क्लियर होंगी, एक बार मुझे बता देंगे। नोट कर लिया हो तो नोट करिए फटाफट और बताइए यहां तक की चीजें क्लियर है, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब तो चल रहा है ना, अब तो चल रहा है, कोई दिक्कत है अब भी? मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत है, यहां से तो प्रॉपर वीडियो चल रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़े भाई। अगला डालिएगा आप, वो है हमारे पास किसका मॉडल है बताइए। ये किसका मॉडल है? ये थॉमसन का पाम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मेथड। क्या है ये मॉडल? देखिए इन्होंने क्या कहा, थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन बोले अरे चच्चा जरा रुको रुको रुको, है ना। वीडियो प्रॉपर तरीके से चल रही है। आपकी शादी हो गई, करानी है क्या? है भाई, है, ठीक है। देखिए थॉमसन आए, थॉमसन ने कहा अब मैं अपना अलग सिद्धांत दूंगा। इन्हें कहा जाता है वाटरमेलन थ्योरी या फिर पाम पुडिंग मॉडल। क्यों कहा जाता है? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये कोई परमाणु है, परमाणु है पूरा का पूरा। रेड पोर्शन जो है ये प्रोटॉन है। इन्होंने कहा परमाणु प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है और उसमें बीज की तरह जो है ना इलेक्ट्रॉन सजे हुए होते हैं रैंडमली। तो किसने कहा, किसके मॉडल को पाम पुडिंग मॉडल अथवा वाटरमेलन मॉडल मॉडल के नाम से जाना जाता है? वो है हमारे पास थॉमसन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जैसे कि हमारे पास एक तरबूज होता है, तरबूज में रेड वाला पोर्शन होता है, इस रेड वाले पोर्शन को इन्होंने प्रोटॉन माना है, पॉजिटिव भाग माना है। इसके अलावा जो छोटे छोटे सजे हुए भाग आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे दाने, इनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना है। तो इनका सिद्धांत ये कहता है कि परमाणु जो है वो बहुत बड़े पॉजिटिव भाग से मिलकर बना हुआ होता है और उसमें छोटे छोटे कहीं कहीं नेगेटिव पार्ट होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इनका मेथड क्या है, इनका मॉडल क्या है। तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं ना, लिखेंगे आप इसे लिखेंगे थॉमसन का, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत क्या कहते हैं थॉमसन चच्चा, क्या कहते हैं हमारे थॉमसन चच्चा, इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए थॉमसन चाचा का कहना है कि, इनका कहना यह है परमाणु, परमाणु बहुत बड़े, बहुत बड़े पॉजिटिव भाग से या धनावेशित भाग से बना होता है, भाग से बना होता है जिसे हम, जिसे प्रोटॉन कहा जाता है, कहा जाता है। इसमें, इसमें तरबूज के बीज के समान, तरबूज के बीज के समान, के समान इलेक्ट्रॉन सजे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन सजे होते हैं, होते हैं, है ना। ये था किसका? आप लिखेंगे नेक्स्ट, इसे ही थॉमसन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। परमाणु सिद्धांत या बना के लिखिएगा, और या
पाम पुडिंग मॉडल, पाम पुडिंग मॉडल, मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, कहा जाता है। चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। परमाणु सिद्धांत या बना या फिर वाटर क्या है? देखिए, वीडियो रुक रही है, एक बार मुझे बताइए यार, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। फिर फिजूल की, जरा अपने भी नेट में दिक्कत होगी ना, क्लास को इतना डिस्टर्ब कर देंगे, जरा भी उनमें संयम नहीं है। संयम नाम की चीज, एक बार बताइए वास्तव में दिक्कत है, मुझे हल्की सी बताइए। डिस्टर्ब करना अगर क्लास को आपको आता है तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी भी अपनी बर्बाद कर रहे हैं, टाइम भी अपना बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कतों को लेकर घर में बर्तन धोना मंजूर है, लेकिन हम वीडियो तक से रुक जाए तो वो मंजूर नहीं है हमें। फटाफट बताएंगे अगर कोई दिक्कत समस्या है, बहुत जल्दी बताइए। इस मेथड को पूरा कर लेते हैं, इस मॉडल को पूरा कर लेते हैं। चलिए, है ना। देखिए, मैंने ये कहा इसे पाम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। देखिए, एक चीज मुझे बताइएगा, मैंने आपको क्या बताया, मैं इस मॉडल को रिवाइज करता हूं। ठीक, देखिए, इस उन्होंने कहा था, मुझे एक चीज बताइएगा कि थॉमसन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु का सबसे बड़ा भाग कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहला पॉइंट तो आप ये मुझे बताइए। दूसरा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत ये कहता है, एक परमाणु है हमारे पास जो कि रेड वाला भाग जैसे तरबूज में होता है उसी तरीके से परमाणु में होता है, और वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। उसमें पॉइंटों में कुछ चीजें लगी हुई होती हैं जो कि नेगेटिव होती है, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा कहना था थॉमसन का। तो थॉमसन के सिद्धांत के अनुसार बड़ा भाग कौन सा है, तो बड़ा भाग है पॉजिटिव यानी प्रोटॉन वाला, और छोटा भाग कौन सा, इलेक्ट्रॉन वाला। इनकी, ठीक है ना। ठीक, इनके सिद्धांत के अनुसार, इनके सिद्धांत में कुछ कमी थी। कमी कैसे थी? इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से सजे हुए होते हैं, ये बताने में असमर्थ रहे। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, किस क्रम में सजे हुए होते हैं? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, फिर 8, 18 इस तरीके से क्रम में सजे हुए होते हैं, जो अब हमारे पास थ्योरी है। तो ये इसे बताने में असमर्थ रहे कि हमारे पास किस क्रम में इलेक्ट्रॉन सजे हुए होते हैं। दूसरा, ये परमाणु के केंद्रक को बताने में असमर्थ रहे कि परमाणु में केंद्रक कहां पर होता है। तो दोनों को बताने में असमर्थ रहे, इसीलिए इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, है ना। तो आप लिखेंगे एक बार फटाफट से, इनकी कमी क्या रही है, इनकी कमी क्या रही उसको लिखेंगे। कमी आप लिखेंगे, इनकी थ्योरी में, इनकी थ्योरी में कहीं भी, कहीं भी केंद्रक की बात नहीं की गई, केंद्रक की बात नहीं की गई। यानी इन्हों ये बताने में असमर्थ रहे, भैया केंद्रक क्या चीज है, केंद्रक कहां पे है, केंद्रक है भी कि नहीं है, कुछ नहीं बताया। उसके बाद दूसरी कमी क्या रही इनकी, आप कहेंगे सर दूसरी कमी इनकी ये रही कि ये इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन आप लिखें, ये इलेक्ट्रॉन का क्रम, यानी यानी परमाणु में, परमाणु में यानी एटम में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार, किस प्रकार सजे हुए होते हैं,
सजे होते हैं, इसे बताने में बताने में असमर्थ रहे। ठीक है, ये इनकी कमी रही, किसकी? वो थे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये थॉमसन के परमाणु मॉडल की बातें और उनकी कमी। चीजें क्लियर है यहां तक? तो हमने आज 3 मेथड यानी 3 परमाणु सिद्धांत को पढ़ा। एक महर्षि कणाद का परमाणु सिद्धांत, उसके अलावा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और उसके अलावा हमारे पास वाटरमेलन या फिर पाम पुडिंग या फिर हमारे पास थॉमसन का परमाणु सिद्धांत और उसकी कमियां। इसके बाद आता रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद आता नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। तो यहां तक अगर चीजें क्लियर है, उसके आगे का पोर्शन सुबह की क्लास में डिस्कशन करेंगे, जो आपकी सुबह 12 बजे क्लास होगी। ठीक है, केमिस्ट्री की। तो मुझे यहां तक की चीजों को लेकर बताइए, कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताइए, वरना इस क्लास को आज हम यहीं पर रोक रहे होंगे इन 3 सिद्धांतों को लेकर, है ना। उम्मीद है आपको चीजें दिमाग में गहराई से बैठी होंगी, और इतना ही डीप होता है, इससे ज्यादा डीप कोई चीज नहीं होती है। फिर इससे ज्यादा एक चीज होती है, आप जाइए आपके साइड में देखिए, हर शहर किसी ना किसी नदी के सहारे बसा हुआ है। उस नदी के पास जाइए, एक गहरी डुबकी लगाइए और उस गहरी डुबकी में बैठकर पढ़ाई कीजिए, वही डीप स्टडी है। इसके अलावा कोई डीप स्टडी नहीं है ना। इसीलिए जितने भी शहर है ना, वो नदियों के पास बसाए गए हैं, किसी को डीप स्टडी करनी हो को नदी के अंदर जा सके, पता है आपको, इसीलिए बसाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे का डिस्कशन कल करेंगे। उम्मीद है आप सभी बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन किया होगा, और इन चीजों को कल रिवाइज करके आएंगे, तब हम आगे का पोर्शन पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद, प्यार भरा बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, कल की क्लास में मिलेंगे।